इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यू फैक्टर एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्यू फैक्टर में और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में क्या रिलेशन हमारे पास होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, रेशो ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी। और हमें पता है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है ओमेगा नॉट डैश पे, जिसको हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो वी ए मैक्सिमम इज द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट डैश, एंड ए इज द एम्पलीट्यूड एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी दैट इज ओमेगा टेंड टू जीरो। तो ये दोनों वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाली है कि हमारे पास जो ए मैक्सिमम होता है, ए मैक्सिमम हमारे पास होता है एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर, maximum value of the amplitude in case of a post oscillator ओमेगा नॉट डैश फ्रिक्वेंसी पे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है ए मैक्सिमम। तो हमने पहले भी वहाँ पे बात की थी कि जब हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाते हैं और ओमेगा का ग्राफ बनाते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड हमारे पास जो मैक्सिमम आपका इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आता था, और इसकी जो हमारे पास हाइट होती थी वो एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर हमारे पास होती थी। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे जीरो है, तो इसकी जो हाइट हमारे पास होती थी वो हमारे पास जो है एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस हमारे पास होती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए की वैल्यू हमारे पास होती है वो एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस के बराबर होती है। तो जब हम दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो म्यू विल बी इक्वल टू ए मैक्सिमम। ए मैक्सिमम हो गया एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर और बटे ए। ए हो गया हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस। तो ये आ गया ए बटा बी बटा सी बटा डी। तो ये हमारे पास होगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय एफ नॉट। तो एफ नॉट से एफ नॉट हमारे पास कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एस डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट डैश आर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ओमेगा नॉट की वैल्यू हम ओमेगा नॉट स्केयर की वैल्यू हम लेते थे वो हमारे पास होती थी अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्केयर होता था एस बाई एम और ओमेगा नॉट होता था अंडर रूट ऑफ एस बाई एम। तो इस इक्वेशन से हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एम इंटू ओमेगा नॉट स्केयर आ जाएगी। तो एस की वैल्यू एम ओमेगा नॉट स्केयर हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास म्यू है, म्यू की वैल्यू हमारे पास एम ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ पे आ जाएगा और बटे में ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू हमारे पास होती थी एस बाई एम माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 4m का स्केयर। तो ये हमारे पास जो है ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू इसकी पावर 1/2 और आगे यहाँ पे हमारे पास जो आर है, तो हमने यहाँ पे ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू भी पुट की और एस की वैल्यू भी पुट की। तो एस हमारे पास एम ओमेगा नॉट स्केयर और ओमेगा नॉट डैश हमारे पास एस बाई एम माइनस आर स्केयर बाई 4m स्केयर इंटू आर। तो यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है ब्रैकेट वाली, इसमें से हम ओमेगा नॉट बाहर निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम ओमेगा नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय
एस बाई एम हमारे पास जो ओमेगा नॉट स्केयर होता है और माइनस आर स्केयर बाई 4m स्केयर रेट पावर 1/2 इंटू आर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और फिर हम नीचे वाली स्केयर के अंदर जो टर्म है इसमें से हम ओमेगा नॉट बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे जो म्यू है वो हमारे पास रहेगा m ओमेगा नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्केयर को हमने बाहर निकाला तो बाहर वो ओमेगा नॉट बन जाएगा, क्योंकि अंडरूट से हम ओमेगा नॉट स्केयर बाहर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा नॉट का स्केयर और m स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा नॉट स्केयर नहीं है, ओमेगा नॉट स्केयर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बटे में ओमेगा नॉट स्केयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 1/2 हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो है आर भी है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो क्यू होता है वो हमारे पास ओमेगा नॉट एम डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है, और जो 1/q हम अगर लेंगे वो हमारे पास इसका उल्टा होगा, आर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट एम। तो यहाँ पे हम दोनों जगह देख सकते हैं कि यहाँ पे ये m ओमेगा नॉट स्केयर यहाँ पे है और उसके बटे में हमारे पास r है, तो ये तो बन जाएगा q के बराबर। सॉरी, ओमेगा नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय r। m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय r हमारे पास q होता है, तो म्यू यहाँ पे बन जाएगा q डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 q स्केयर, क्योंकि r डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट m 1/q होता है, लेकिन यहाँ पे सभी का स्केयर है, तो बटे में हमारे पास जो है 1 माइनस 4 q स्केयर हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे आ गया, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू और क्वालिटी फैक्टर q के बीच का रिलेशन। लेकिन फिर हम ये बोलते हैं कि इफ q इज लार्ज, अगर q हमारे पास जो काफी ज्यादा है तो जो 1/q स्केयर है, 1/q स्केयर वो हमारे पास लगभग 0 को अप्रोच करेगा, बहुत कम हमारे पास होगा अगर q, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, तो म्यू विल नियरली बी इक्वल टू q। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्वालिटी फैक्टर के बराबर होगा अगर हम q को बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर क्वालिटी फैक्टर इज टू लार्ज देन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर विल बी नियरली इक्वल टू q। तो अगर ऐसा है तो जो हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन लिखा था वो हमने लिखा था a मैक्सिमम डिवाइडेड बाय a। तो उस एक्सप्रेशन में हम म्यू की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्यू की वैल्यू बहुत लार्ज ले रहे हैं तो म्यू और क्यू दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए क्यू को हम ए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो हम क्या बोलेंगे, जब क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारे पास होती है तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्यू इंटू ए हमारे पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो पोस्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है एल इन डी स्क्र क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्र प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ई नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। तो ये हमने शुरू में इस चैप्टर की डिराइव की थी कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये पोस्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पोस्ट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की अगर हम बात करें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ
capacitance, inductance and resistance, and to that circuit we apply source of EMF, and that source of EMF is AC source. तो AC वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, जो कि हमारे पास e रेट पावर आयोटा ओमेगा टी की फॉर्म में उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो EMF तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं, और वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म की होती है, ऑसिलेटरी फॉर्म की हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरह का जो हमारे पास सर्किट है, इसकी ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। और ये हमने कैसे लिखी थी, अगर ये आपको याद होगा कि किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करके, कि वोल्टेज अप्लाइड टू होल द सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट, वो हमारे पास कितना होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। तो उससे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट ऑसिलेटर होता है, उसके दो पार्ट हमारे पास होते हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया था। एक हमारे पास जो ट्रांजिट स्टेट ऑसिलेटर की होती है, और दूसरी हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिट स्टेट में जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेट होता है, लेकिन वो ऑसिलेट होता है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ, ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेटर ऑसिलेट होता है। लेकिन स्टेडी स्टेट में जो ऑसिलेटर है वो जो फोर्स हमने अप्लाई की हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने अप्लाई की हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। तो स्टेडी स्टेट में जो ऑसिलेटर ऑसिलेट होगा वो ओमेगा के साथ ऑसिलेट होगा। तो इसलिए दो बिहेवियर हमें ऑसिलेटर को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑसिलेटर आपका कौन से बिहेवियर में उस टाइम है। तो पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम का है हमारे पास, ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर के केस में। ट्रांजिट स्टेट बिहेवियर जब ऑसिलेटर का होता है तो उस केस में ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। तो उसमें जो हमने फोर्स लगाई हुई है उसका कोई रोल नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर द ऑसिलेटर इन द ट्रांजिट स्टेट। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जीरो कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमारे पास डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी will be equal to 0, because there is no role of frequency of the applied force or no role of force applied to this circuit। तो इसलिए ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की हमारे पास भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इसका सोल्यूशन हमने पहले निकाला हुआ है, और इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेट पावर माइनस आर बाई 12 इंटू टी और कॉस ऑफ 1 बाई एल सी माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय 4 एल स्केयर रेट पावर 1 बाई 2 इंटू टी माइनस 5। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रांजिट स्टेट में ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है, या ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास ये होता है। और इसको हम, अगर आपने इसको कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी दोनों फॉर्म में इसको लिखना है तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज पावर माइनस आर बाई 12 इंटू टी, और यहाँ पे हमारे पास ई रेज पावर आयोटा, और आगे यही हमारे पास हम लिखेंगे माइनस 1 बाई एल सी माइनस आर स्केयर बाई 4 एल स्केयर
रेज पावर 1/2 टी और -5। तो यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल की पावर हम इसको लेते हैं जो हमने कॉस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमें पता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉस साइन के साथ, एक साइन के साथ। कॉस के साथ साथ हम लेते हैं तो रियल पार्ट होता है, साइन के साथ हम लेते हैं तो वो कम्प्लेक्स पार्ट हमारे पास होता है। तो अभी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने रियल पार्ट लिखा हुआ है, तो इसमें हम इमेजिनरी पार्ट भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांजिट स्टेट में ये हमारे पास जो सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे आता है। तो बताइए ऐसा जो सोल्यूशन होता था वो हमारे पास कब आता था? वो हमारे पास आता था जब बी स्केयर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्केयर हम लेते थे, जो कि लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर का हमारे पास जो केस था। तो जो डैम्पिंग टर्म है दैट इज लेस देन दी ओमेगा नॉट स्केयर। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में बी आपका R/2L होता है, तो ये हमारे पास बी स्केयर R स्केयर बाई 4L स्केयर हम इसको लिख देंगे, और ये हमारे पास 1/LC होता है ओमेगा नॉट स्केयर। तो इसलिए ये थी हमारे पास लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर की कंडीशन। तो लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर की केस ही एक्चुअल में हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर हम उसको बोलते हैं, क्योंकि डैम्पिंग उसमें हमें देखने को वहां पे मिलती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा नॉट डैश है, उस ओमेगा नॉट डैश का जो हमारे पास एफ नॉट डैश के साथ रिलेशन है, वो हम इस तरह से लेते हैं, एफ नॉट डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इस रिलेशन का यूज भी हम कई जगह करते हैं कि हमारे पास एफ नॉट डैश और ओमेगा नॉट डैश के बीच में क्या रिलेशन है, एफ नॉट डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट डैश डिवाइडेड बाय 2 पाई। फिर जो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हम निकालेंगे जो इसका दूसरा केस है, स्टेडी स्टेट बिहेवियर के केस में। स्टेडी स्टेट बिहेवियर के केस में जो हमारे पास फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होता है, उसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी है, तो आयोटा जहाँ पे आता है मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होगा। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि मान लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमारे पास Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी हमारे पास है। तो यहाँ पे सिमिलर वे में हम क्यू नॉट को यहाँ पे मान लो क्यू नॉट जैसा हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में लिया था, इसको भी हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। वैसे तो क्यू नॉट होगा, तो इसको हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसका मतलब कि हम क्यू की वैल्यू जहाँ भी है वहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे है डी क्यू बाई टी डी टी, यहाँ पे है डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर, तो इसलिए हमें डी क्यू बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी टी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओमेगा ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे क्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी। और उसी तरह से हम डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर भी निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा आयोटा स्केयर ओमेगा स्केयर ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। और हमें पता है कि आयोटा स्केयर -1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस ओमेगा स्केयर ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो अब ये तीनों वैल्यू जो हमने क्यू की डी क्यू बाई डी टी डी स्केयर क्यू बाई डी टी सी, ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 इसको कह सकते हैं। इसमें अगर हम पुट करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम बोलेंगे कि क्यू अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ए क्यू अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको ये सेटिस्फाई भी करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एल
सी स्केयर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। लेकिन ये हमने कितना निकाला, माइनस ओमेगा स्केयर ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, और उसी तरह से यहाँ पे प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी। लेकिन डी क्यू बाई डी टी हमारे पास कितना है, आयोटा ओमेगा ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, और फिर हमारे पास आएगा प्लस क्यू बाई सी। तो क्यू है हमारे पास ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी बाई सी, और इसके दूसरी साइड में हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो इस तरह से हमने ये तीनों ही वैल्यू इसमें पुट की। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दूसरी साइड भी है, और ये वाला भी है। तो दोनों साइड के जो ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी है, लेफ्ट साइड में आप उसको कॉमन लेते हैं तो राइट साइड के ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी से हमारे पास जो कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा सिर्फ यहाँ पे बचेगा माइनस एल ओमेगा स्केयर ए और प्लस आयोटा ओमेगा आर ए, और फिर प्लस ए बटा सी इक्वल टू ई नॉट। ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो बोलता है कि फिर हम फर्दर क्या करेंगे कि जो लेफ्ट साइड है उसमें ए कॉमन है तीनों में ही, तो तीनों में ही हम ए क्या मतलब हम तीनों में ही यहाँ पे ओमेगा ए बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम बाहर जो है ओमेगा ए यहाँ पे ले लेंगे, तो पहले हम ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस एल ओमेगा स्केयर और प्लस आयोटा ओमेगा आर और प्लस 1/c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये जो इक्वेशन आई, इसके लेफ्ट साइड में हम ओमेगा भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आपका आ जाएगा ओमेगा इंटू ए, और यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा इंटू एल, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो एक ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा एल हमारे पास यहाँ पे बचा, और यहाँ का ओमेगा भी हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे आयोटा इंटू आर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और आगे हमारे आगे से भी हमने ओमेगा बाहर निकाला तो बटे में हमें प्लस 1/ओमेगा सी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आपका जो है एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास यहाँ पे होगा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा ए इंटू आयोटा आर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। तो हमने क्या किया, इस बीच वाले को सबसे पहले लिखा, उसके बाद 1/ओमेगा सी प्लस वाला पहले लिखा, फिर हमने 1 माइनस माइनस ओमेगा एल को सबके लास्ट में लिखा, और दूसरी साइड हमारे पास जो है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर अब मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू आई आर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ये हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बोलता है अब हमने क्या करना है कि ये जो राइट साइड है, राइट साइड को हमने न्यूमरेटर को भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को भी हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो जो ए की वैल्यू है उसकी राइट साइड को हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, वो हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे माइनस आयोटा स्केयर, तो माइनस आयोटा स्केयर हमारे पास बन जाएगा +1। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आर ही बचेगा। तो अगर नीचे वाले माइनस आयोटा को इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस आयोटा स्केयर, और माइनस आयोटा स्केयर होता है माइनस इंटू -1, आयोटा स्केयर माइनस, तो प्लस आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आर हमारे पास बचेगा, और प्लस यहाँ पे अगर हम माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आयोटा यहाँ पे ले लेते हैं, तो ओमेगा एल हमें पहले लिखना पड़ेगा, और जो 1/ओमेगा c है वो हमें बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पहले हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो -1/1c आपका माइनस बन गया, और ओमेगा एल हमारे पास जो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। तो आयोटा का माइनस अंदर ले गए लेकिन आयोटा बाहर रहने दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास बनेगी। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि जो हमारे पास यहाँ पे आर प्लस ये वाली जो टर्म है, बटे वाली टर्म, ओमेगा को छोड़ के, ओमेगा को छोड़ के जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म को हम यहाँ पे जेड सी डैश बोलते हैं। उसको हम जेड सी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जेड सी हमने मैकेनिकल इम्पीडेंस के केस में बोला था। इसको हम जेड सी डैश बोलेंगे, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट है और एक आयोटा के साथ में पार्ट है, कम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसलिए हम इसको जेड सी डैश यहाँ पे बोलेंगे। और इसलिए जो एम्पलीट्यूड हमारे पास होगा वो एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे बनेगा माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू जेड सी डैश। तो ये हमारे पास यहाँ पे जेड सी डैश की वैल्यू, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ए की वैल्यू हमारे पास आई। और इस ए की वैल्यू को हम जो हमने सॉल्यूशन इसका अज्यूम किया था उसमें पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि ये जो हमारे पास जेड सी डैश है एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है आर, वो हमारे पास, उसको हम सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हमें पता है कि आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास है। लेकिन बोलता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा एल और 1/ओमेगा c, बोलते दीज आर दी रिएक्टेंस ड्यू टू दी इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्यू टू दी कैपेसिटेंस। तो अब जो एसी करंट हमारे पास होती है, उसको जो चीज फ्लो होने से रोकती है उसको हम रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टेंस दोनों ही रिएक्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो इसलिए हम इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटेंस। तो इसलिए जो टोटल इंपीडेंस हमारे पास होता है वो होता है सम ऑफ द रेजिस्टेंस एंड सम ऑफ द रिएक्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस ड्यू टू द इंडक्टेंस। तो इस तरह से हमारे पास ये ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है आती है। तो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन में पुट करें, तो हमने शुरू में क्या बोला था कि इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है क्यू ए ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। हमने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने ये अज्यूम किया था, और उसको अज्यूम करने से हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसलिए अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ए की वैल्यू माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड सी डैश इंटू ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी, हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है आ जाएगी। और फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने मैकेनिकल इम्पीडेंस के केस में किया था। जो जेड सी डैश की वैल्यू होती है, अगर हम इसकी बात करें जेड सी डैश की वैल्यू, अभी हमने लिखी थी कि आर स्क्र प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्र आयोटा इंटू ओमेगा एल
माइनस 1/ओमेगा c के बराबर हमारे पास जो है जेड सी की वैल्यू यहाँ पे होती है। तो आर स्क्वायर नहीं, हमारे पास आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1/1 ओमेगा को हम जेड सी बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो जेड सी का मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना है तो यहाँ पे जो जेड सी का मैग्नीट्यूड है हम उसको यहाँ पे जेड डी बोलते हैं। लेकिन मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हमने इसको जेड एम बोला था। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में जो जेड सी डैश का मैग्नीट्यूड है उसको हम जेड डी यहाँ पे लिखते हैं। और जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास जो है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर का अंडू हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम किस तरह से निकालते हैं, दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर करके और उसका अंडू लेके। तो इसलिए जो जेड डी हमारे पास यहाँ पे आया वो वैसा ही आया जैसे जेड एम के केस में हमारे पास आया था। और फिर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास जेड सी डैश होता है वो हमारे पास जेड डी इंटू ई रेट पावर आयोटा फाइव हमारे पास होता है। तो जेड डी इंटू ई रेट पावर आयोटा फाइव हमारे पास जो जेड सी डैश की वैल्यू हमारे पास होती है। तो अगर हम जेड सी जो जेड डी है तो जेड डी हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड लिया हुआ है। तो जेड सी डैश हमारे पास जो है जेड डी इंटू ई रेट पावर आयोटा फाइव होता है। तो उसको हमने मैकेनिकल इम्पीडेंस के केस में भी निकाला हुआ है। तो वहां पे हम क्या करते थे कि जो हमारे पास जेड डी और साइन ऑफ फाई है इसको हम ले लेते थे आर के बराबर। और जो जेड डी कॉस ऑफ फाई है इसको हम ले लेते थे जो दूसरा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c के बराबर। तो फिर हम क्या करते थे कि दोनों साइड का स्केयर करके और उसको ऐड करके, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड का स्केयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा जेड डी स्केयर, क्योंकि साइन स्केयर फाइव प्लस कॉस स्केयर फाइव हमारा 1 होगा। और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्केयर। तो इसलिए जो जेड डी है हमारे पास क्या आता है, रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। तो इसलिए जेड डी वही हमारे पास यहाँ पे आया। तो बोलता है कि वो हमारे पास आया अगर हमने जेड डी और इसको साइन फाई और कॉस फाई की फॉर्म में लिया। तो बोलते हैं कि अगर हम इनको इसी तरह से ऐड कर देते हैं दोनों को, जैसे यहाँ पे है ये, तो हम क्या करते हैं कि जेड डी साइन ऑफ फाई प्लस आयोटा जेड डी कॉस ऑफ फाई। तो ये हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास आर स्केयर आर प्लस आयोटा इंटू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। तो हमने क्या किया, जेड डी साइन ऑफ फाई प्लस आयोटा जेड डी कॉस फाई, यहाँ भी आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। लेकिन इस साइड हमारे पास जो जेड ही वो हमारे पास कॉमन आएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन ऑफ फाई प्लस आयोटा कॉस ऑफ फाई। और यहाँ पे हमारे पास वही है जो कि हमारे पास जिसको हम जेड सी बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड डी इंटू ई रेज पावर आयोटा फाई। तो इट विल बी इक्वल टू जेड सी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हम जेड सी नहीं बोल रहे, इसको जेड सी डैश बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेड सी डैश विल बी इक्वल टू जेड डी इंटू ई रेज पावर आयोटा फाई। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब जो हमने जेड सी डैश की वैल्यू निकाली तो इसलिए क्यू हमारे पास क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे क्यू हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू जेड सी डैश। जेड सी डैश हमारे पास है जेड डी इंटू ई रेज पावर आयोटा फाइव
और यहाँ पे हमारे पास है ऊपर ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो अब ये जो ई रेट पावर आयोटा फाई है इसको हम ऊपर ले जाएं इसके साथ में, तो क्यू हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड डी इंटू ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई। तो ई रेट पावर आयोटा फाई ऊपर ले जाएंगे तो ई रेट पावर माइनस आयोटा फाई होगा, और ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस ई रेट पावर माइन ई रेट पावर माइनस आयोटा फाई, तो वो हमारे पास आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा टी माइनस फाई हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, बोलता है इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्यू, या इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इन ट्रांजिट स्टेट। तो ट्रांजिट स्टेट में ये हमारे पास जो है इस तरह से ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास जो है आता है। तो बोलता है अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, बोलता है कि जो चार्ज में और अप्लाइड ईएमएफ है हमारे पास, उसके बीच में हमारे पास जो फेज डिफरेंस यहाँ पे आपके पास रहता है, वो फेज डिफरेंस हमारे पास रहेगा माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू इज द फेज डिफरेंस बिटवीन applied force and EMF, sorry, applied EMF and the charge। तो अप्लाइड ईएमएफ और चार्ज के बीच में जो फेज डिफरेंस हमारे पास रहेगा वो हमारे पास रहेगा माइनस पाई बाई टू। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। लेकिन चार्ज में जो हमारे पास चार्ज का फेज है वो है ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हम क्या बोलेंगे, ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी है हमारे पास जो फोर्स है उसका फेज, और जो ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव है वो है हमारे पास क्यू का फेज। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अगर हम हमारा होगा तो वो हमारे पास होगा फाइव, माइनस फाइव। तो माइनस फाइव हमारे पास जो है यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा बिटवीन एफ एंड क्यू। लेकिन बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे माइनस आयोटा है हमारे पास, इस माइनस आयोटा की वजह से भी माइनस पाई बाई टू फेज एडिशनल फेज डिफरेंस आपका आता है। तो ये मैंने मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में भी डिस्कस किया था कि आयोटा की वजह से फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है, और माइनस आयोटा की वजह से फेज डिफरेंस माइनस पाई बाई टू होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि क्यू और अप्लाइड फोर्स के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू। तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा, किसके बीच में, जो हमारे पास चार्ज क्यू है और जो अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स का फेज ई रेक्टर आयोटा ओमेगा टी है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, और जो हमारे पास क्यू आया उसका फेज ओमेगा टी माइनस फाइव है। वैसे तो इनके बीच में फेज माइनस फाइव होना चाहिए था, लेकिन क्यू में जो यहाँ पे माइनस आयोटा आता है उसकी वजह से एडिशनल माइनस पाई बाई टू फेज डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इसलिए फेज डिफरेंस कितना होगा, माइनस फाइव माइनस पाई बाई टू। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू फेज डिफरेंस हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द चार्ज एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में रहेगा।